नमस्कार, एमपी न्यूज़ के इस स्पेशल सेगमेंट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति में और जन सेवा के क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है कि युवा जहां जहां चलते हैं उनके कदमों के साथ में तमाम सियासी मुद्दे भी पीछे पीछे रफ्तार पकड़ते हैं और जनता से सरोकार रखने वाली सियासत की जब जब जहां जहां बात होती है तो युवा चेहरों की वहां पर तरजीह अपने आप ही सामने आ जाती है। और मध्य प्रदेश में इन दिनों 28 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी कुछ ऐसे ही युवा चेहरे इन दिनों चुनाव मैदान में नजर आ रहे हैं, सक्रिय हैं और कहा जाए तो पसीना भी बहा रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही चेहरे से कराएंगे जिनका नाम है इशिता सेढ़ा जी, जो कि अखिल भारतीय युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव तो हैं ही, साथ ही साथ मध्य प्रदेश की प्रभारी भी हैं और इन दिनों मध्य प्रदेश में खासी सक्रिय नजर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंड पर हैं, जनता के बीच भी जा रही हैं और कांग्रेस के प्रचार प्रसार की कमान कहा जाए एक तरह से उन्होंने संभाल रखी है। सबसे पहले इशिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस स्पेशल सेगमेंट में। कहा जाता है कि युवा चेहरे जहां पर होते हैं वहां पर जनता भी उनके प्रति आकर्षित होती है और जब जब युवा चेहरे राजनीति में अपने कदम बढ़ाते हैं तो जनता उन्हें जो है पूरी शिद्दत के साथ उन पर निगाहें जमाए रहती है। इशिता जी, आप युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव भी हैं, मध्य प्रदेश की प्रभारी हैं, किस तरह से मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं इन दिनों और इस उपचुनाव में कितना पसीना बहा रही हैं, कितनी मेहनत आप कर रही हैं? देखिए, हम लोग लगातार यूथ कांग्रेस के घर घर जा रहे हैं। पिछले, मैं अगर चुनाव से पहले की बात करती हूँ क्योंकि हमें पहले के कामों को भी नहीं भूलना चाहिए और मैं आपके माध्यम से सभी जन को भी बताना चाहती हूँ। कोविड, जब पूरा देश कोविड जैसी महामारी से ग्रस्त था, उस टाइम हमारे युवा कार्यकर्ता घर घर जाकर और जो लोग बाहर से आ रहे थे उनको राशन की सामग्री, कोरोना न्याय किट हमने एक बनाई थी, वो हो गई और उनको यातायात की सुविधा मुहैया कराने का काम लगातार कर रहे थे। मैंने देखा तमाम राजनीतिक संगठन के लोग वहाँ घर पर बैठकर डिशेस बनाना सीख रहे थे। वहाँ हमारे युवा जाबाज कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर अपने पेट को काट कर लोगों की जनसेवा कर रहे थे। अपनी इच्छाओं को मारकर भी वो अपनी कमाई का गूढ़ हिस्सा वो जनता की सेवा में लगा रहे थे। इसलिए मैं अपना फ़र्ज़ समझती थी कि एक 6 महीने का टाइम पीरियड कोविड से हम जो जैसे निकले, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपने तमाम युवा साथियों से मिलने जाना चाहिए। वैसे तो हमारी एक संगठन की बैठक होती है, हर महीने एक बैठक होती है और भोपाल में होती है या इंदौर में होती है, परंतु मैंने इस बार उचित समझा कि मैं हर जिलेवार जाऊं। इसी तर्ज पर मैं अभी पिछले दौरा जो रहा, मैं प्रत्येक ज़िले का दौरा कर आई। अब ये जो दूसरा दौरा था ये राजनीतिक था, उपचुनाव को लेकर था, संगठन के विस्तार को लेकर था। तो लगातार संगठन का विस्तार हम लोग कर रहे हैं। जिलेवार जिला कमेटियां हो गई, चाहे विधानसभा की कमेटी हो गई, और अब उपचुनाव को लेकर भी हम लोग अपने साथियों की जो जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। आप मूल रूप से उत्तराखंड से आती हैं और मध्य प्रदेश को जो है भारत का दिल कहा जाता है, तो क्या लगता है कि युवक कांग्रेस जो है भारत के दिल को जीत पाएगा? डेफिनेटली, हमने 2018 में भी भारत के दिल को जीता था और निश्चित तौर पे वो दिल अभी भी हमने जीता हुआ है। इसीलिए लोगों के अंदर उत्साह है। जो मैं जहाँ जा रही हूँ वो तमाम युवा साथी और इवन बहुत सारी बहनें निकल कर आ रही हैं, जो बहुत ही बड़ी खुशी का विषय है। क्या लगता है आपको, युवक कांग्रेस का जो संगठन है वो इतना मजबूत है कि उसका उपचुनाव में उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा, उसका असर दिखाई देगा? और आपका एनालिसिस क्या है तमाम लोगों के बीच? कहा जाता है तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा बनता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी, आप अभी जो लोग हमें छोड़ कर गए हैं, जो लोग लोकतंत्र की हत्या और बलात्कार कर गए हैं, अगर आप उनके 2018 के चुनाव का आंकलन लगाएं तो मोस्टली सीट ऐसी थी जहाँ पे चुनाव में हार को जीत में तय करने वाले ये युवा साथी थे, जीत का आंकड़ा बढ़ाने वाले ये युवा साथी थे। तो निश्चित तौर पे ये युवा साथी आज भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, घर घर जा रहे हैं। दोबारा से जो लोग हमें छोड़कर गए हैं उनको मुंह तोड़ आईना दिखाएंगे। अच्छा, विधानसभा की अगर बात करें तो आप लगातार सक्रिय हैं, मैदान में हैं, ग्राउंड पर हैं, चाहे सांवेर की बात करें, आगर मालवा सीट की बात करें, सुवासरा की, मंधाता की, बदनावर की, नेपानगर की भी, ये जो सीटें हैं इसमें आपका क्या आकलन है? किस तरह से आपने वहाँ पर एक रणनीति बनाई है ताकि जीत का जो है वो स्वाद जो है आपकी पार्टी चख सके? देखिए, वैसे तो मुझे आंतरिक रणनीति ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाहिर नहीं करनी चाहिए, परंतु फिर भी आप एक युवा है इसलिए मेरा दायित्व बढ़ जाता है आपको बताना। प्रत्येक कोविड का समय है, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कि केवल 4 व्यक्ति ही चुनाव प्रचार करने जाएंगे, इसीलिए हर एक कोविड के नियम का ध्यान रखा जाएगा और युवा कार्यकर्ता ने ये जिम्मेदारी अपने कांधों पे ली है कि जो जन कल्याणकारी नीतियां थी उनको हम घर घर जाकर बताएंगे और हम पोल खोलेंगे भारतीय जनता पार्टी की कि किस तरीके से उन्होंने झूठ बोलकर, गुमराह कर धन बल पर लोगों को खरीदा है
और दोबारा से अब ये जनबल जो है उसका प्रयोग कर कर हमें धन बल को हराना है, इसलिए हम घर घर जाने के लिए तैयार हैं। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हर विधानसभा में 50-50 बूथ हमने जिम्मेदारी ली है, ज़्यादा हमने जिम्मेदारी नहीं ली है। युवा कार्यकर्ताओं के हम 50-50 बूथ की हमने जिम्मेदारी ली है और वो बूथ है जहां पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूती से अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े उनको जल्दी आने वाले समय में पता लगेंगे कि युवाओं के अंदर कितनी ताकत है। इनको गुमराह करने का नतीजा जो इन्होंने रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगा है, उसका जो असल में रिजल्ट आएगा वो इस उपचुनाव में आ जाएगा कि किस तरीके से युवाओं को रोजगारों के नाम पे ठगा गया था। ये युवा आज इस भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाएंगे। आपको क्या लगता है, आपकी सरकार ने कहा था कि बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा, आपके मैनिफेस्टो में भी एक बहुत बड़ा पहलू था, वचन पत्र का उसको नाम भी दिया गया था, लेकिन वो बेरोजगारी भत्ता 15 महीनों के कार्यकाल में तो नहीं दे पाई सरकार। देखिए, हमें जो मत दिया गया था जनता द्वारा, जो आशीर्वाद दिया गया था और युवाओं ने हमें जो साथ दिया था वो पूरे 5 साल के लिए दिया था। हम अपने काम कर ही रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा था। आज आपने देखा होगा, आज सभी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा, आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने स्वीकार किया कि हमने किसानों की कर्ज माफ़ी करी और उसका आंकड़ा भी उन्होंने जाहिर करा। उसके लिए तो मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी हमारी उसको एक्सेप्ट किया। मैं बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से, युवाओं के लिए एक बड़ी लंबी चौड़ी रणनीति हम लोगों ने तय की थी। उसको हम आने वाले समय में हम उसको ज़मीन पर ले जाने वाले थे और उसका फ़ायदा सीधे तौर पे एक आम परिवारों के युवाओं को मिलता, परंतु ये भाजपा नहीं चाह रही थी। इसीलिए उन्होंने वो जो जनता के हित का पैसा था वो विधायकों को खरीद फरोख्त करने में उन्होंने जाया कर दिया। आपको क्या लगता है, ये जो इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, एक तरह से दल बदल की राजनीति का एक नया अध्याय मध्य प्रदेश से शुरू हुआ जिसने पूरे देश में सियासी भूचाल ला दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसे मास लीडर आपकी पार्टी के रहे जिनकी स्वीकार्यता को जो है कहीं भी जो है नकारा नहीं जा सकता, जनता के बीच में उनकी पकड़ थी, लेकिन आपकी पार्टी से नाराज हुए ना कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने उन्हें मनाया, ना कोई बड़ा नेतृत्व आगे आया और अचानक से उन्होंने जो है पार्टी का दामन छोड़ दिया। देखिए, अति महत्वाकांक्षी होना प्रत्येक व्यक्ति को नुकसानदायक होता है। वो एक युवा है इसलिए, और मैं भी युवा है। मैं बहुत लंबी चौड़ी राजनीतिक टिप्पणी वहाँ नहीं करना चाहूँगी क्योंकि हम भी उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जहाँ उनको दिलो जान पर उनसे अपनी पलकों पर बिठाया जाता था। आज वो चले गए हैं, मैं उनसे आपके माध्यम से अपनी बात उन तक भी पहुँचाना चाहती हूँ। समय रहते उनको अकल ज़रूर आएगी। जो प्यार, जो सम्मान कांग्रेस पार्टी के अंदर पारिवारिक सदस्य के रूप में उनको मिला करता था, वो भाजपा क्या और कोई तमाम संगठन में उनको कभी नहीं मिल सकता, जिस चीज़ का उनको बहुत जल्दी अंदाज़ा हो जाएगा। मतलब कोई कमी जो है उनकी अब खल नहीं रही। अति महत्वाकांक्षा थी। समय से पहले उनको बहुत कुछ मिला था, शायद उनको चीज़ों की कदर नहीं थी। मैं तो एक युवा होने के नाते यही कहूँगी। चलिए, बड़ी बात है, बहुत सूझबूझ से अपने जवाब भी दे रही हैं और मध्य प्रदेश में उपचुनाव की क्या तस्वीर युवक कांग्रेस यहाँ पर खींच रही है उसे लेकर अपनी बेबाकी से राय भी हमारे सामने स्पष्ट कर रही हैं इशिता जी। हाल ही में आपको कृषि बिल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए देखा गया, सड़कों पर आप नारे लगाते हुए निकली और प्रशासन ने कार्रवाई की, गिरफ्तार भी किया कार्यकर्ताओं को आपके नेतृत्व में। किस तरह से आपके मन में, जहन में ये आंदोलन की रूपरेखा तय हुई और क्या इरादा था कृषि बिल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने? देखिए, सदन में बिना जनता की राय माने, बिना कृषि जो जितने किसान समूह हैं उन 262 से ज़्यादा उनकी राय जाने संसद में बिल पारित करने का जो काम हुआ वो लोकतंत्र की हत्या कहूँगी, संविधान का विरुद्ध जाकर संसद की कार्रवाई कहूँगी। हम सब सड़कों पे उतरे थे, 21 तारीख का दिन था। पूरे देश में किसान संगठन ने, मजदूर संगठन ने और कांग्रेस पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी से तय किया था कि प्रत्येक युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता, प्रत्येक एक ऐसा आम जनमानस जो सीधे तौर पे किसानों की जो समस्याएं हैं उनसे खुद को संबंध रखता है, वो सड़कों पर उतरेगा। और एक बहुत शिष्टाचार से हम लोग डीएम एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपेंगे कि हमारी मांगों को सुनिए और इस तरीके का अन्याय आप किसान भाइयों के साथ मत कीजिए। वैसे ही किसान इतना परेशान है। इसी तर्ज पर हम इंदौर में भी मात्र डीएम साहब को हम एक ज्ञापन देने गए थे, परंतु वहाँ तस्वीर जस्ट पलट थी। वहाँ पर हम गए, एक लंबी चौड़ी तमाम पुलिस फोर्स वहाँ खड़ी कर दी गई। हम लोगों को मात्र ज्ञापन देने अंदर नहीं जाने दिया गया, जो सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है ना। आप आम आदमी को उसकी आवाज़
बुलंद करने से रोक रहे हैं। हम किसके पास जाके अपना दर्द बयां करेंगे? और आम आदमी, हम तो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज़ एक अधिकारी तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। हम मात्र वो काम कर रहे थे। अगर आप हमारी आवाज़ को उठने नहीं देंगे तो आखिर कौन जनता की आवाज़ उठाएगा? लेकिन प्रशासन का तर्क था कि कोरोना काल चल रहा है, कोविड प्रोटोकॉल था, लिहाजा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। देखिए, हम कोविड के नियमों का पालन करते हुए गए थे। अगर हम वहाँ कोई आंदोलन करने जाते तो मेरे पीछे सैकड़ों की संख्या में लोग होते, परंतु हम 20 से 22 लोग ही मात्र वहाँ गए थे। कोविड के नियमों का बेहतरी से पालन किया जा रहा था, सबके पास मास्क थे, परंतु प्रशासन द्वारा इतनी बर्बरता से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, इवन मेरे साथ भी इतनी बर्बरता से पेश आया गया कि वो एक तरफ हमारे कपड़े खींच रहे थे, दूसरी तरफ वो हमसे कह रहे थे कि मास्क लगा लो। भैया, पहले तो कपड़े बचाएंगे कि मास्क लगाएंगे? बेहद मतलब चौंकाने वाली तस्वीर मैंने देखी। प्रशासन पूरा का पूरा शिवराज सरकार के अंदेशे पे काम कर रहा था। उनके कहने से वो पूरा इस तरीके से वो युवाओं की हत्या करने, किसानों की हत्या करने के लिए आतुर था कि बस आवाज़ तो मुंह तो खुले ही ना जाए, मुंह खुले ही ना जाए। चलिए, बड़ा आरोप लगा रही हैं युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हैं इशिता जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन और जो तमाम अफसर हैं वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार के इशारे पर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इशिता जी, मध्य प्रदेश में आपका क्या आकलन है? यदि विधानसभा वार बात करें तो सांवेर में भी आप बहुत सक्रिय हैं और सांवेर को जो है मध्य प्रदेश की सबसे हॉट विधानसभा भी माना जा रहा है, क्योंकि तमाम बड़े नेताओं की, दिग्गजों की प्रतिष्ठा उस सीट पर दांव पर है। आपको क्या लगता है, सांवेर का मतदाता, सांवेर का किसान किसके पक्ष में जाएगा और आखिर क्यों? देखिए, सांवेर का किसान हो, चाहे किसान हो मानदाता का, चाहे किसान हो नेपानगर का, और चाहे हो आगरमालवा का, सारा का सारा किसान आज परेशान है। ठीक है, मैंने कोविड के समय भी देखा, लंबी लंबी लाइनें लगी थी। एक छोटा किसान, मध्यम वर्गीय किसान अपनी थोड़ी सी फसल को बेचने जब सहकारी समिति जा रहा था, उसको 3-3 दिन लाइनों में वेट करना पड़ रहा था। स्थिति ऐसी पूरे 6 साल में किसानों की कर दी गई है कि अभी कोई भूला नहीं है मंदसौर में घटनाक्रम, गोलीकांड शिवराज की सरकार के समय पे हुआ था, पूरे देश ने देखा था। मैं भी उस टाइम मध्य प्रदेश तो नहीं आई थी, पर उत्तराखंड में रह के दिल पसीजा था, दिल रोया था। आज वो स्थिति अब दोबारा से मध्य प्रदेश में आप देखिए, पंजाब में हमारी कैबिनेट ने कहा है कि हम इस बिल को पारित नहीं होने देंगे। हम आंदोलन कर रहे हैं बाकायदा, परंतु शिवराज आज घर में बैठे हुए हैं। वोट मांगने तो आप जनता के बीच में जा रहे हो, परंतु इन किसानों की बात आपको समझ में नहीं आती। जो प्रदेश जल, जमीन और जंगल पर आधारित है, उस प्रदेश में अगर किसानों की बातें नहीं होंगी तो आखिर किस जगह होंगी जाकर? शिवराज सरकार से भी कहना चाहूँगी, अगर थोड़ी भी आत्मीयता बची है तो सड़कों पर इन किसानों के साथ उतरिए और विशेष सत्र बुलाइए। शिवराज जी, मेरी बात को सुनिएगा, विशेष सत्र बुलाइए और एक बिल पारित कीजिए कि आप इस विधेयक के खिलाफ जाएं। तब हम कहेंगे कि आप किसान पुत्र हैं, अदरवाइज हम क्यों कहेंगे? लेकिन बीजेपी तो तर्क दे रही है कि कृषि बिल जो है ये किसानों के दूरगामी विकास को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है और इसमें कर भी तबाही नहीं दिखती, अंधभक्ति है जनाब, इसकी दवाई नहीं बिकती। तो तर्क और वितर्क तो ये तो चलता ही रहेगा, परंतु आज किसान परेशान है। सीधे तौर पे ज़मीन पर आइए। आप कोविड जैसे समय में इतने बड़े बड़े मंच लगाकर अपनी भाषणबाजी भी तो कर रहे हैं, आज इनके सामने क्यों नहीं आते? जनता को आज आपके साथ की जरूरत है, दूसरी कोई बात नहीं है। आप आइए इनके साथ, किसानों के। चलिए, सीधी ललकार है। यहाँ पर राष्ट्रीय युवक कांग्रेस की सचिव हैं, लिहाजा सीएम शिवराज सिंह चौहान को ललकार भी रही है कि किसानों के साथ सड़कों पर तो आइए सीएम साहब। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इशिता जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आपके पास चुनाव को जीतने का मंत्र है, आपके पास वो जीतने का फॉर्मूला है और शायद यही वजह थी कि पिछले यानी कि 2018 में आपको एक ऐसी विधानसभा का प्रभारी बनाकर भेजा गया था जहां पर युवक कांग्रेस से खुद प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे। 15,000 से। जी, काला पीपल विधानसभा की बात कर रहा हूँ, वहां की आप प्रभारी थी। कौन सा जीत का मंत्र आपने जनता के बीच में फूंका कि कुणाल चौधरी एमएलए बन गए? जनसंवाद। जब हम एक युवा प्रत्याशी को ज़मीन पर लेकर आते हैं और हम जनता से डायरेक्ट संवाद करते हैं, एक रिश्ता होता है चूल्हे का रिश्ता। जब हम वो जनता के साथ डायरेक्ट बनाते हैं तो निश्चित तौर पे बड़ों का आशीर्वाद, बच्चों का प्यार, युवाओं का साथ और महिलाओं का साथ भागीदारी हमको पूरे चुनाव में मिलती है। मैंने बहुत करीब से देखा, 15 साल के शिवराज जी के शासन में जनता इस तरीके से परेशान थी कि लोगों के बड़े बड़े गाँव में पानी नहीं पहुँच रहा था। स्थिति ऐसी थी कि जो विधायक जीतते थे वो दोबारा जनता के बीच जाके ही राजी नहीं थे। ऐसे में कांग्रेस ने एक युवा प्रत्याशी, जिसको चाहते अगर राहुल गांधी जी तो सेंटर में पहुंचा के यूथ कांग्रेस के तमाम बड़े पदों से नवाजा जा सकता था, परंतु मैं गर्व करूंगी ऐसे अपने प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी जी पर भी, जिन्होंने
दिल्ली जाकर राजनीति करने से बेहतर काला पीपल जैसी एक ग्रामीण विधानसभा को चुना और उन्होंने तय किया कि मुझे अपने मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए कुछ करना है, क्योंकि काला पीपल में सीधे तौर पे एक ऐसे विधायक, युवा विधायक की ज़रूरत थी। और प्रदेश अध्यक्ष हमारे कुणाल भाई ने ये अपनी जिम्मेदारी तय करी कि मुझे यहीं रहकर इनकी सेवा करनी है, जो समस्याएं हैं इनकी वो समस्याएं पूरी करनी है, उनका हल करना है और वो उसके लिए वचनबद्ध है। मैं देखती रहती हूँ लगातार वो हर तरीके से आम जनता के बीच में जाकर, उनका चाहे दुख हो और चाहे उनका सुख हो, उसमें हमेशा जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को हल करने का काम लगता है। मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि एक ऐसे युवा प्रत्याशी के लिए मैं वोट मांगने गई थी जो अपने किए वादों पे खरा उतर रहा है। अच्छा, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, आपने युवा प्रत्याशियों की तो बात करी, लेकिन दल बदल भी तो हुआ है। यदि भारतीय जनता पार्टी में कई सिंधिया समर्थक विधायक गए तो अब कई भाजपा के नेता भी तो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। जानते हैं ना, वो जानते हैं कि मनुवाद की नीतियों पे आधारित देश नहीं चल सकता। इसीलिए जो लोग वापस आ रहे हैं उनका दिल की गहराइयों से मैं उनका अभिवादन करती हूँ कि वो आएँ, क्योंकि आज देश अंदर से जल रहा है और अगर समय रहते हम अपने देश की पीड़ा को समझ जाएं तो उससे अच्छा मैं मानती हूँ कोई भी भारतीय नहीं हो सकता जो अपने देश की ज़रूरत को समझे। आज देश की ज़रूरत है केंद्र में बैठे मोदी सरकार, जिनको देश का दुख दर्द नहीं दिखता, और दूसरी तरफ विपक्ष में बैठे एक ऐसे युवा नेता जो लगातार अपनी आवाज़ को उठाने का काम कर। और ये अपनी आवाज़ घर से नहीं उठ रही है, ये जनता की जो आवाज़ कि उनकी क्या पीड़ा है, लगातार वो बातें जो राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, बार बार न्याय किट की न्याय योजना की बात कर रहे हैं कि लागू कीजिए, नाम बदल दीजिए पर लागू कीजिए। आज जनता को ज़रूरत है, एक जब कैश उनकी जेब में जाएगा युवा महिलाओं की, तो उनको कम से कम राशन जैसी सामग्री के लिए रोना नहीं पड़ेगा। बड़ी बात है। यहाँ पर देश के मुद्दों को भी छूने की कोशिश कर रही हैं और भारत के दिल यानी कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव के क्या सियासी समीकरण है उसे लेकर भी अपनी बेबाक राय रख रही हैं राष्ट्रीय सचिव हैं युवक कांग्रेस की इशिता सेढ़ा जी। इशिता जी, आगे बढ़ते हैं। ये कहा जा रहा है कि एमपी का ये जो उपचुनाव है ये जोड़ियों का चुनाव है। कांग्रेस के पास कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी की जोड़ी है, तो बीजेपी के पास शिवराज और महाराज हैं। किस जोड़ी में आपको दम नजर आता है और आखिर कैसे? देखिए, अब ये तो जनता तय कर चुकी है, मैं मानती हूँ, भले ही चुनाव अभी 1.5 से 2 महीने में होंगे। जनता तो 2018 में ही तय कर चुकी थी कि किस जोड़ी में दम था। अब जोड़ी का एक मोती अगर निकल कर कहीं और चला गया है तो वो वहाँ जाकर एक मोती कुछ नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पे बताऊंगी कि अंगूर का गुच्छा लीजिएगा, बाजार जाते हैं आप सब, हम सब सब्जी और फ्रूट्स खरीदते ही हैं। जब हम बिखरे हुए अंगूरों का दाम पूछते हैं तो वो 20 रुपये किलो होता है, पर हम गुच्छे वाले अंगूर जब खरीदते हैं तो उसका दाम 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो होता है। ये दाम की जो आकलन है ये जनता बखूबी करेगी और जो गुच्छे वाले अंगूर हैं उनको ही चुने। लेकिन अंगूरों में कुछ अंगूर पुराने भी तो हो चुके हैं, कुछ अंगूर तो तरोताज़ा हैं और कुछ अंगूर पुराने भी हैं, तो जनता जो है तरोताज़ा को चयनित करेगी या पुराने अंगूरों को? पुराने हो चुके हैं, वो किशमिशों में दाग आती है ना, क्या बोलते हैं उसको, शायद किशमिश से एक बड़ा वाला रूप होता है, मैं नाम भूल रही हूँ, सॉरी, उसका, उसमें तब्दील हो चुकी है। निश्चित तौर पे वो ज़्यादा गुणकारी होंगे। जब लोग उनको चुनेंगे तो वो जनता की समस्याओं पर उन्हीं की फीलिंग से अटैच हैं वो लोग, उनका अनुभव ज़्यादा है। इनका अनुभव कम था इसलिए अति महत्वाकांक्षी थे। आज जहां वो 2 और 3 की गिनती में आया करते थे और देश में एक पहले नंबर पे आया करते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में मैं उनको सबसे आखिरी में देख रही हूँ, 7वें 8वें नंबर में देख रही हूँ। तो आप देखिए ज़्यादा गुणकारी कौन। चलिए, बहरहाल ये जनता है, ये सब कुछ जानती है, जनता जनार्दन होती है और जब जब चुनाव में वोट देने की बारी आती है, ईवीएम मशीन पर बटन दबाने की बारी आती है, तो जनता बहुत सूझबूझ के साथ, सोच समझकर सही चेहरे का चयन करती है, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र की आत्मा है और जनता का जो फैसला होता है वो सभी राजनीतिक दलों को शिरोधार्य होता है। आगे बढ़ते हैं इशिता जी, बहुत बेबाकी से आप जवाब भी दे रही हैं, सूझबूझ के साथ तमाम मुद्दों को भी छू रही हैं। किस तरह से आपको लगता है कि युवा चेहरों की एक फौज है आपके पास, लेकिन एक वंशवाद का आरोप है जो कि कांग्रेस पर लगातार लगता है। चाहे हम गांधी परिवार की बात करें तो कहा जाता है कि राजीव गांधी जी के बाद राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी जी नहीं तो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश की यदि बात करें, पढ़ रही थी कि शिवराज जी का बेटा और सिंधिया जी का बेटा भी चुनाव प्रचार करेगा। कांग्रेस में बेचारे हमारे जो युवा कार्यकर्ता, युवा नेता भी वही, आप देखिएगा बड़े बड़े नेताओं को भी हमारे यहाँ
वो NSU यूथ कांग्रेस से निकल के संघर्ष करते हुए हम उनको चुनते हैं। जब वो संघर्ष करते हैं, वो आम जनता की बात उठाते हैं, तब हम किसी नेता का अगर पुत्र अगर अच्छा काम कर रहा है, जनता की बात को सुन रहा है, उनकी समस्याओं को हल करने की क्षमता रखता है, हम उसको तब चुनते हैं। पर भाजपा, शिवराज सिंह जी का पुत्र, मैं पूछना चाहूँगी कोविड-19 में कहाँ थे? सिंधिया जी खुद नहीं थे तो उनके बेटे की तो मैं बात ही क्या करूँ, है ना। तो वंशवाद का जो आरोप है वो कांग्रेस पे जो लगाना है, मैं उसे सिरे से खारिज करती हूँ। जो पार्टी, जो कार्यकर्ता, वो चाहे किसी का पुत्र हो, चाहे किसी की पुत्री हो, जो जनता की समस्याओं को सुनता है, उसको हल करने की क्षमता रखता है, उस प्रत्येक व्यक्ति को संगठन की राजनीति करने का पूरा अधिकार। लेकिन ऐसे में आप जैसे जो प्रतिभाशाली नेतृत्व हैं, उनका हक नहीं मारा जाता है? आपको लगता नहीं कि पैराशूट से आता है? कभी नहीं मारा जाता। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगी, मैं जिस विधानसभा से, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं उत्तराखंड की बात आपसे कर रही हूँ, परंतु जिस विधानसभा से मैं संबंध रखती हूँ, वहाँ पर कभी भी गैर राजनीतिक परिवार के बच्चे, चाहे भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो, कभी नहीं आया करते थे। परंतु मैं एक बहुत छोटे लेवल जो कहते हैं, उस लेवल पर मेरी मदर टीचिंग करती थी। दूर दूर तक राजनीति से कोई संबंध नहीं था, परंतु मुझे उन पहाड़ों से उठाकर दिल्ली की राजनीति से जोड़कर मध्य प्रदेश में भेजने का काम माननीय श्री भाई राहुल गांधी जी ने किया है। और मैं ही नहीं, मैं जिस कमेटी का हिस्सा हूँ, उसमें भारतीय युवा कांग्रेस में 33% आरक्षण की जो हम बार बार मांग करते हैं, वहाँ पर 35% आरक्षण में हम और महिलाओं को भी और बहनों को भी गाँव कस्बे से उठाकर राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बनाया। हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वंशवाद के चलते कभी महिलाओं की आवाज़ या युवाओं की आवाज़ को अनदेखा किया जाता है। प्रॉपर जो सम्मान एक युवा कार्यकर्ता को मिलना चाहिए, वो सेम लेवल पर सबको मिलता है। अपने भाई श्री राहुल गांधी कहा तो मुझे एक सवाल ये मेरे जहन में आता है कि जब राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर पप्पू के नाम से पुकारा जाता है तो दिल दुखता है या गुस्सा आता है? क्या लगता है, जवाब कैसे दिया जाता है? मैं उन लोगों का प्यार समझ लेती हूँ। मैं भी अपने घर में, हमारे चाचा हैं, उनको पप्पू बोलते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है, जो लोग किसी को जानते नहीं, जो जानते हैं वो टिप्पणी नहीं करते, और जो किसी को मैं आपको जब तक नहीं जानती थी भाई साहब, आप मेरे लिए मात्र पत्रकार थे। हो सकता है मैं आपको उन पत्रकारों में गिनती कर लेती कि जो लोग भ्रामक तथ्य जनता के सामने लाते हैं, पर जब मैं आपसे मिली तो मुझे आपके बारे में पता लगा, है ना। और निश्चित तौर पे मैं सबके सामने बोल सकती हूँ कि जिस तरीके से आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, उस तरीके से लग रहा है कि आप जनता को सच दिखाते होंगे। तो आपको भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि इस सत्य का जो बीड़ा आपने उठाया है वो हमेशा उठा के रखिएगा, क्योंकि आप चौथा स्तंभ है, आपका खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी के सामने ऐसे करेंगे, सर झुकाएंगे, तो ये देश के लिए शर्मसार करने वाली। मतलब राहुल गांधी को भी आगे आना होगा, आपको लगता है देश को? वो बहुत आगे है। ये जनता की जिम्मेदारी है कि जनता को तय करना होगा कौन उनकी हक की बात कर रहा है, कौन उनको हक दिलाने की बात कर रहा है, कौन उनके साथ संघर्ष करने की बात कर रहा है, कौन उनकी पीड़ा को समझ रहा है। अब हम अगर भाषणबाजी में जाएंगे ना भैया, तो फिर कुछ नहीं होने। लेकिन मध्य प्रदेश में राहुल गांधी को लाने के बजाय प्रियंका गांधी और सचिन पायलट को मैदान में उतारने की तैयारी बन रही है। अभी स्टार प्रचारकों को लिस्ट नहीं आई है, यह हमारी पार्टी का आंतरिक मुद्दा है, और आप देखिएगा राहुल गांधी भी आएंगे। डेफिनेटली राहुल जी आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। उन लोगों, उनको प्यार मिला था 2018 में, उनका दिल से रिश्ता है। आप देखिए आदिवासी प्रांत में जाइए, आप झाबू अलीराजपुर जाके देखिए, लोग कितना प्यार करते हैं राहुल गांधी जी को। अलीराजपुर में मैं मानती हूँ भाजपा को मुंह देखने के लिए भी लोग नहीं मिलते होंगे, चलने के लिए 7 लोग नहीं मिलते होंगे। वहाँ राहुल गांधी जी के पीछे अगर वो अभी पद यात्रा पे उतर जाए तो देखिएगा किलोमीटरों के हिसाब से लाइन लग जाएगी। लेकिन ऐसा तो अभी देखने में आ रहा था कि राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश में आए थे, उन्होंने कहा था कि यदि 10 दिन में किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई तो सीएम बदल दूंगा। अब बीजेपी उनके उसी भाषण पर कटाक्ष कर रही है, उसी पर सियासी। देखिए 15 लाख आए क्या? 100 दिन के अंदर काला धन आने वाला था, आया क्या? लेकिन वो तो अमित शाह जी ने कहा वो चुनावी जुमला था। हमने करके देखिए, अभी आपके साथ सीधे तौर पे मजाक हो रही है। अपना आपका मैनिफेस्टो चुनावी जुमला होता है। हम जब लोगों की बात सुनकर उसको पूरा कर रहे हैं तो आप हम पे कटाक्ष कर रहे हो। 29 लाख भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज मध्य प्रदेश में। कल जो सत्र था वो भारतीय जनता पार्टी ने ही लगाया था, जिसमें तमाम विधायक। कर्ज माफी के आंकड़ों की आप बात, उन्होंने कर्ज माफी का आंकड़ा दिया था ना, 29 लाख हुआ है। तो हम लोग अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ कर रहे थे। हम जुमले नहीं दिया करते। नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी, जनता है सब जानती है, और ये बताएगी 29 लाख जो किसानों का कर्ज माफ माननीय श्री कमलनाथ जी ने राहुल गांधी जी के दिशा निर्देशन में किया है, वही 29 लाख किसान घर घर जाएंगे। और ये जो चुनाव है ना, अब पहले 27 था, 28 विधानसभा हो गई हैं।
ये 29 लाख किसान ही हैं जो घर घर जाकर प्रचार करेंगे। आपको लगता है किसान जो है निर्णायक भूमिका में होंगे इस चुनाव में? किसान, युवा और वो महिलाएं जिनके साथ बलात्कार लगातार हो रहा है और भाजपा के लोग उसमें संलिप्त हुआ करते हैं, ये तीनों निर्णायक होंगे, यही निर्णय करेंगे और इन्हीं की सरकार बनी। चलिए, जाते जाते इशिता जी, बहुत सारा वक्त हमने आपका लिया। जाते जाते मध्य प्रदेश की जनता के लिए, एमपी न्यूज़ के दर्शकों के लिए क्या खास संदेश होगा युवक कांग्रेस की तेज तर्रार राष्ट्रीय सचिव इशिता सेड़ा जी का? मैं एमपी न्यूज़ के लिए सबसे पहले आप सबको शुभकामनाएं देती हूं कि आप अपनी बेबाकी से आवाज़ उठाते रहिए, और मैं प्रत्येक व्यक्ति को भी कहूँगी आप अपने घर का भी, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। कोविड जैसा दौर चल रहा है, आपको जनता के बीच में भी अभी कोविड में जाना है, परंतु उसके साथ साथ आपके परिवारों की भी एक जिम्मेदारी है, उसको भी बखूबी निभाइए। हमारे लायक भी कभी कोई ज़रूरत हो, हम कभी काम आ पाएँ आपके या आपके पड़ोस के परिवारों के लिए, तो हम हमेशा रात के 2 बजे भी आप सबके लिए खड़े हैं। बस आप बेबाकी से आवाज़ उठाते रहिए, सत्य का जो बीड़ा उठाया उसको आप सदैव लेकर चले। मैं ईश्वर परमात्मा से भी ऐसी मांग करती हूँ, और सभी को मैं कहना चाहूँगी, चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2, 4, 5 दिन में मुझे लगता है आचार संहिता लग ही जाएगी। इसीलिए मैं पूरे मध्य प्रदेश की देवतुल्य जनता से हाथ जोड़कर आपके चरणों में निवेदन करती हूँ, सत्य का साथ दीजिएगा। ये लोग धन बल का प्रयोग करेंगे, परंतु आपको किसी भी तरीके से इनके जुमलों में नहीं आना है। आपको फिर उसी सरकार को चुनना है जिसको आपने 2018 में जिसके वादों को वोट किया था, जिसके वादों पर वोट दिया था। एक बार फिर मौका दीजिएगा, हम सच में आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। एक बार फिर दोबारा मौका दीजिए, हम अपने वादों पे खरे उतरेंगे, ऐसा मैं आश्वासन पूरे मध्य प्रदेश की जनता को देकर जाऊंगी। चलिए, हंसमुख हैं, निडर हैं, बेबाक हैं और जनता के बीच अपनी बात रखने का मादा और जज्बा दोनों नजर आता है युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव इशिता जी में, और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश का उन्हें प्रभारी भी बनाया गया है। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का सघन दौरा भी कर रही हैं, गांव-गांव, घर-घर दस्तक भी दे रही हैं, युवक कांग्रेस की लहर भी पैदा कर रही हैं और चुनाव कैसे जीता जाए ये मंत्र कांग्रेस पार्टी को भी दे रही हैं। देखना होगा आने वाले दिनों में कि जनता इस कोरोना काल की चुनौतियों से आगे निकलकर कैसे वोट करने पहुंचती है और आखिर किस किस सरकार को चुनती है। जहां तक रही बात जोड़ियों की, तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी के पास अनुभव है, और यहां दूसरी तरफ बीजेपी में शिवराज और महाराज की जोड़ी एक युवा लहर के साथ है। देखना होगा कि जनता जनार्दन किसे पसंद करती है, और इशिता जी का ये जो मेहनत है, जो कड़ी लगन है, ये जो पसीना लगातार वो बहा रही हैं, वो कितना जनता को भाता है, जितना कांग्रेस पार्टी के काम आता है। एमपी न्यूज़ के इस स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। कि खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा आपका अपना न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।